COP30 UNFCCC की सबसे पॉपुलर COP होती है हर साल, और साल 2025 में नवंबर के अंदर 11 दिन तक चली, 10 नवंबर से 21 नवंबर तक चली COP30, जो ब्राजील के बेलेम शहर में आयोजित की गई। उसकी कुछ फाइंडिंग्स, इस बार इस COP में क्या डिसीजन लिए गए हैं, वो सारे आए हैं। तो आज की इस क्लास में हम COP30 को डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा ये COP का क्या मामला है, जलवायु परिवर्तन का क्या मामला है, इसको कंट्रोल करने के लिए जो समझौते हुए वो क्या है, उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड हम समझेंगे पहले, और उसके बाद COP30 की बात कर लेंगे। थोड़ा सा लंबा जाएगा आज का टॉपिक, लगभग आधा घंटा के आसपास, क्योंकि थोड़ा सा व्यापक है। इसका बैकग्राउंड बताने में थोड़ा सा समय लगेगा, उसका जल्दी जल्दी हम एक बैकग्राउंड तैयार कर लेते हैं, फिर ये क्या कहानी है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पृथ्वी के ऊपर एक नेचुरल फिनोमिनन है जो जीवों को जीवित रहने के लिए एक सूटेबल टेम्परेचर प्रोवाइड कराता है। उस फिनोमिनन का नाम है ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित ग्रह प्रभाव। जिसमें होता क्या है, सूर्य से आने वाली कम तरंगदैर्ध्य या शॉर्ट वेवलेंथ की सोलर रेडिएशन या विजिबल लाइट पृथ्वी के वायुमंडल को क्रॉस करते हुए पृथ्वी की सरफेस को हीट देती है, और इस हीट के कारण पृथ्वी की सरफेस का टेम्परेचर बढ़ जाता है। पृथ्वी या कोई भी चीज जो गर्म होती है वो वापस से कुछ रेडिएशन का उत्सर्जन करती है, और जिन रेडिएशन का उत्सर्जन किया जाता है उन्हें हीट वेव कहा जाता है, या उसमें विकिरणें कहा जाता है, या इनको इंफ्रारेड कहा जाता है। अब ये जो पृथ्वी गर्म होकर इंफ्रारेड छोड़ रही है, उसको वायुमंडल में पाई जाने वाली कुछ गैसें, जिनको ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं, जो प्रकृति में पाई जाती है, मुख्यतः वो ग्रीन हाउस गैसें हैं वाटर वेपर, जल वाष्प, दूसरी है CO2, तीसरी है मीथेन, और चौथी है ओजोन। ये चारों प्रकार की गैसें पृथ्वी की सतह से निकलने वाली ये जो IR है या हीट वेव है, इनको अवशोषित कर लेती है, और कुछ IR बाहर स्पेस में चली जाती है और कुछ यहां पर अवशोषित हो जाती है। अब चूंकि ये हीट वेव या उसमें विकिरणें हैं, इनमें भी ऊर्जा होती है हीट के रूप में, और इस हीट के कारण जो निचले वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ये बढ़ा हुआ टेम्परेचर इस पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को सूटेबल टेम्परेचर जीवित रहने के लिए प्रदान करता है। तो बाहर की तुलना में पृथ्वी के निचले वायुमंडल का ये जो तापमान बढ़ जाता है, तो दिन और रात के टेम्परेचर को स्टेबल रखता है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आने देता है। मौसम बदलते हैं उसमें भी टेम्परेचर को बहुत ज्यादा अंतर नहीं आने देता है। इस प्रभाव को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। अब क्या हुआ, मनुष्य ने अपने आर्थिक विकास के क्रम में वायुमंडल में ये जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, चार जो नेचुरली पाई जाती है, इनकी मात्रा को बढ़ा दिया। इनमें भी सबसे ज्यादा मात्रा को बढ़ा दिया CO2, क्योंकि CO2 का उत्सर्जन वायुमंडल में ज्यादा इसलिए होने लग गया कि मनुष्य ने औद्योगिक क्रांति के बाद जो मशीनें, इंजन बनाए, उन सबको चलाने के लिए पेट्रोल डीजल की जरूरत है। साथ में हमने बिजली बनाना सीखा, और बिजली बनाने का बड़ा हिस्सा थर्मल पावर प्लांट या कोयला आधारित है। तो कोयला, पेट्रोल, डीजल को सामूहिक रूप से कहते हैं फॉसिल फ्यूल, हिंदी में इनको जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जीवाश्म ईंधन के अंदर जो है वो पाया जाता है क्या, कार्बन, और कार्बन को ऑक्सीजन की मदद से जब जलाते हैं तो CO2 निकलती है। तो वायुमंडल में CO2 निकलने लग गई। दूसरा, हमने खेती की, पशुपालन किया, और शहरी क्षेत्रों में जो डंपिंग यार्ड है वहां से लगातार मीथेन की मात्रा को भी बढ़ा दिया। इन दोनों के अलावा हमने नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको जो वो लाफिंग गैस भी कहते हैं, इसकी मात्रा को भी बढ़ा दिया, और कुछ फ्लोरीन वाली गैसें जिनका नाम है HFCs, PFCs और सल्फर हेक्साफ्लोराइड, इनकी मात्रा को भी बढ़ा दिया। अब ये सारी गैसें वायुमंडल में, ये दोनों पहले कम पाई जाती थी, इनकी तो मात्रा बढ़ गई, और इनके साथ ये गैसें और आ गई। अब वायुमंडल में जैसे जैसे ये गैसें आई, इन गैसों की नेचर है कि पृथ्वी की सरफेस से निकलने वाली अवरक्त विकिरणों को अवशोषित कर ले, और जितनी ज्यादा गैसें होंगी पृथ्वी से निकलने वाली अवरक्त विकिरणें उतनी ही ज्यादा निचले वायुमंडल में अवशोषित होंगी। और इससे क्या होगा,
जो सामान्य अवस्था में कुछ विकिरण अवशोषित होती थी, कुछ बाहर चली जाती थी, अब बाहर जाने वाली भी यही रुकने लग गई। नॉर्मल कंडीशन में पहले जो बाहर चली जाती थी उस समय पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस मेंटेन होता था। अब इन गैसों के कारण ज्यादा अवरक्त विकिरणें रोके जाने लग गए, तो ये औसत तापमान बढ़ने लग गया। इस बढ़ते हुए औसत तापमान को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक उष्मीकरण। ग्लोबल वार्मिंग के कारण आज वैज्ञानिक अनुमान लगा रहे हैं कि पृथ्वी का औसत तापमान 16.3 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो चुका है। यानी कि पहले जो 15 डिग्री सेल्सियस होता था, अब वो कितने पे पहुंच गया है? 16.3 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और ये अभी भी बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि वायुमंडल में रोजाना नई ग्रीन हाउस गैसें शामिल हो रही है और ये एक मोटे कंबल की भांति कार्य कर रही है, जो भी विकिरणों को रोकने के लिए उन पुराने वाली गैसों का साथ देने लग जाती है। अब जैसे जैसे इन गैसों की सांद्रता बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती चली जाएगी। अब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी तो उससे सारे मौसम गर्म होंगे और जलवायु में परिवर्तन आएगा। क्योंकि जलवायु किसको कहते हैं? पूरी पृथ्वी के किसी भी स्थान का पिछले 30 से 35 सालों का औसत जो मौसम की दशा है वो जलवायु कहलाती है। और मौसम का निर्धारण तापमान और बरसात से प्रमुख तौर पर होता है। अब यहां तापमान बढ़ रहा है तो इसका मतलब गर्मियां और गर्म हो रही हैं और सर्दियों की भी गर्मी बढ़ रही है। और इन सब के चलते पृथ्वी का औसत तापमान, सभी मौसम गर्म होने लग गए तो उसके एवरेज में भी परिवर्तन आ गया। मतलब पहले जो 30-35 सालों का एवरेज था उसको हम जलवायु कहते थे, उस जलवायु में भी परिवर्तन आ रहा है। अब ये परिवर्तन जो है वो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों और मनुष्य दोनों के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि डार्विन की थ्योरी याद करो, सर्वाइवल इज द फिटेस्ट। जब भी पर्यावरण में परिवर्तन होगा, जो इस परिवर्तन के अनुसार खुद को ढाल लेगा वो तो बचे रहेंगे और जो नहीं ढाल पाएगा वो सारे विलुप्त हो जाएंगे। तो मानव के सामने भी संकट है और जो वर्तमान जैव विविधता है उसके सामने भी संकट है। अब इस गंभीर संकट के मुकाबले के लिए यूएन ने सन 1992 में एक रियो सम्मेलन आयोजित किया। उस रियो सम्मेलन में इन ग्रीन हाउस गैसों का वायुमंडल में मात्रा या सांद्रता को कम करने का एक ग्लोबल समझौता, उसका डॉक्यूमेंट जारी किया। और इस ग्लोबल समझौते का डॉक्यूमेंट जो जारी यहां किया गया उसका नाम था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क अभिसमय। यह समझौता 50 देशों के साइन के बाद 21 मार्च 1994 को लागू हो जाता है। इस समझौते का क्रियान्वयन करने के लिए एक सचिवालय बनाया गया और वह सचिवालय बना है जर्मनी के बोन शहर में। जब इसको शुरुआत में जो लागू किया गया तब 50 देशों की शर्त थी, वो 3 मार्च को पूरी हो गई। आज के दिन अगर बात करें तो इस समझौते के सदस्य 197 देश हैं और साथ में है यूरोपियन यूनियन का अलग से रिप्रेजेंटेशन। तो टोटल इसकी पार्टीज की बात करें तो पार्टीज तो है 198 और सदस्य देशों की बात करें तो 197। ये इसकी सारी पार्टीज ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए साल में एक बार मीटिंग रखती हैं, जो सामान्यतः अक्टूबर नवंबर महीने में होती है, 2 सप्ताह तक चलती है। उस पार्टीज जो है वो इनकी जो मीटिंग होती है साल में एक बार, उसको कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, शॉर्ट में इसको COP कहा जाता है। तो ये 1994 में प्रभावी हुआ था। तो इसके सदस्य देशों की पहली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 1995 में कहां पर हुई थी? जर्मनी में ही इसका हेडक्वार्टर है और जर्मनी की राजधानी बर्लिन में इसकी पहली COP भी हुई थी। उसकी दूसरी COP हुई थी जिनेवा में 1996 में। इसकी एक महत्वपूर्ण COP हुई है COP नंबर 3। ये COP नंबर 3 जो है वो 1997 में हुई थी जापान के क्योटो शहर में। इस क्योटो शहर में यहां पर COP 3 में ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए UNFCCC के मेंबर कंट्रीज के बीच में एक समझौता हुआ था जिसका नाम है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो लागू रहा 2008 से 2012। इस टाइम पीरियड को कहते हैं क्योटो प्रोटोकॉल का पहला प्रतिबद्धता अवधि काल या फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड, और 2013 से फिर इसका दूसरा कमिटमेंट पीरियड 2020 तक। तो कुल मिला के क्योटो प्रोटोकॉल 2008 से 2020 तक लागू रहा। अब इसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल 2020 में पूरा हो गया
तो एक इंपॉर्टेंट और नया समझौता इसकी जगह लेने के लिए किया गया, और वो किया गया था सन 2015 में हुई एक सीओपी में, जिसका नाम है सीओपी 21, पेरिस में हुई थी। इसको कहा जाता है पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस समझौता या पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट। पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट क्योटो प्रोटोकॉल के पूरा होने के बाद काम कर रहा है। इन दोनों समझौतों को UNFCCC के सहायक समझौता या इनके देशों के बीच का समझौता कहते हैं। पहला इंपॉर्टेंट समझौता कौन सा हो गया? क्योटो प्रोटोकॉल। ये कब पूरा हो गया? 2020 में। फिर नई शर्तों वाला नया समझौता किया गया है 2015 में, जिसका नाम है पेरिस एग्रीमेंट, जो क्योटो प्रोटोकॉल के बाद 2020 के बाद से काम कर रहा है। आ गई बात समझ? अब पेरिस समझौते की सारे प्रावधान वर्तमान में ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए काम कर रहे हैं, और उसी के तहत हम पढ़ते हैं सीओपी नंबर 26 जो ग्लासगो में, सीओपी नंबर 27 जो मिस्र के शर्म शेख शहर में, सीओपी नंबर 28 जो दुबई के अंदर हुई, सीओपी नंबर 29 जो पिछले साल हुई बाकू अजरबैजान में, और इस बार हुई है सीओपी नंबर 30। इन 26, 27, 28, 29 और 30 इन सारी सीओपी के अंदर जो पेरिस एग्रीमेंट के दो देश है, वो सारे देश ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए योजनाएं बनाते हैं, उनको क्रियान्वित करते हैं। तो इस सीक्वेंस में हम सीओपी 30 की बात करने वाले हैं आज। इसमें जो अपना बैकग्राउंड था कि सीओपी नंबर 30 ब्राजील के बेलेम शहर में हुई है। अच्छा, इसको अंदर इस सीओपी 30 में या किसी भी क्लाइमेट चेंज का आप आर्टिकल पढ़ोगे, उसमें दो शब्द बड़ी प्रमुखता से लिए जाते हैं। एक शब्द है मिटिगेशन, एक शब्द है अडेप्टेशन। तो हम इस दोनों शब्दों को डिफाइन करें, उसके बाद इस सीओपी 30 में हुई घोषणाएं आपको समझ में आएंगी। तो हमारा सामने चैलेंज है ग्लोबल वार्मिंग का, और ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रहा है? क्लाइमेट में चेंज। इस क्लाइमेट में चेंज के कारण जो अपना पृथ्वी के ऊपर जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था बिगड़ गई, क्योंकि क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है वो मौसम के चरम रूप सामने आ रहे हैं। एक्सट्रीम वेदर इवेंट जिनको कहते हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट जिनको कहते हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट जैसे कि बादल का फटना, लू का चलना, बाढ़ आना, सूखा आना, मौसम का एक चरम रूप अपने सामने आ रहा है। इस मौसम के चरम रूप आने के कारण बहुत सारी तकलीफें अपने को सामने फेस करनी पड़ रही है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग अपने सामने दो तरीके के चैलेंज फेस कर रहा है कि पृथ्वी जब गर्म हो गई है तो इसका मतलब क्या बदल गया है? मौसम बदल गया है। तो इस मौसम के बदल जाने के साथ हमें भी तो खुद को बदलना होगा। वापस से याद करो कि हम किसी जीव को किसी निश्चित जगह पर किसी निश्चित मौसम में वो पाया जाता था, और उठा के एकदम से नए मौसम में ले जाएं तो उस नए मौसम में वो एकदम से अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता, धीरे धीरे उस नए मौसम के अनुसार खुद को एडजस्ट कर लेता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? अडेप्टेशन, अनुकूलन कहते हैं कि नहीं कहते? तो अपने भी तो मौसम बदल रहे हैं, और इस बदले हुए मौसम के अनुसार हमें खुद को क्या करना पड़ेगा? अडेप्ट करना पड़ेगा, अनुकूलन करना पड़ेगा। यानी कि अब हमें गर्मियां ज्यादा महसूस होंगी, सर्दियां कम पड़ेंगी, और उस कारण हमें खेती करने के तरीके बदलने पड़ेंगे, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को बदलना पड़ेगा। हमें पहले जो खेती का टाइमिंग था उसमें बदलाव लाना पड़ेगा, हमें सिंचाई के तरीके बदलने पड़ेंगे। इस चरम मौसमी घटनाओं के कारण पहले जहां बरसात ज्यादा होती थी, हो सकता है वहां बरसात कम होने लग जाए, तो लोगों को रेन वाटर हार्वेस्ट करने के तरीके सीखने पड़ेंगे। इस बढ़े हुए मौसम की वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट होंगी, उससे जो वो अपनी रेल, रोड या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, बांध वगैरह टूट जाते हैं। जैसे कि हम बात करें अपने धराली उत्तराखंड में एक्सट्रीम वेदर इवेंट हुआ, बादल फटा, हिमाचल प्रदेश में बादल फटे, या फिर अपने सिक्किम में बादल फटा, उसकी वजह से क्या हुआ? सारी रोड टूट गई, या फिर वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खत्म हो गया, तहस नहस हो गया। या सिक्किम में बादल फटा, उसकी वजह से जो इतनी लंबी मेहनत के बाद बांध बनाया गया था वो नष्ट हो गया। तो इसका मतलब मौसम बदल गया है, मौसम के चरम रूप सामने आएंगे, उसी को सहन करने वाला नई टेक्नोलॉजी वाला इंफ्रास्ट्रक्चर अपने को डेवलप करना पड़ेगा। हमें ऐसी रोड बनानी पड़ेंगी जो बाढ़ में बह नहीं जाए, हमें ऐसे बांध बनाने पड़ेंगे जो एक्स्ट्रा पानी को चैनलाइज कर सके, हमें ऐसे नए रेलवे पुल बनाने पड़ेंगे जो सूखा या बाढ़ दोनों परिस्थितियों में बराबर काम कर सके। तो कुल मिला के इस बदले हुए मौसम के अनुसार खुद को ढालने के जो भी बदलाव किए जाएंगे वो सारी कार्रवाई क्या कहलाएंगी? अनुकूलन।
तो जलवायु परिवर्तन से निपटना है तो पहला काम करना पड़ेगा अनुकूलन का, और अनुकूलन के लिए सब इंफ्रा टेक्नोलॉजी सब चाहिएगा, इसका मतलब खर्चा लगेगा। अनुकूलन कार्रवाइयों में क्या खर्च होगा? पैसा खर्च होगा। दूसरा, अगर ये इसी तरीके से बढ़ता चला गया तो अनुकूलन की भी तो एक सीमा है, तो इसका मतलब हमें ये जो जलवायु परिवर्तन इसको मंद करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। और रोकने को क्या कहते हैं? मिटिगेशन या समन। मिटिगेशन या समन। अब मिटिगेशन कार्रवाइयों में क्या होगा? ये जो ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में जा रही हैं, इनकी मात्रा को कम करना। जब हम ग्रीन हाउस गैसों को वायुमंडल में कम करते चले जाएंगे तो ये जो अवरक्त विकिरणें हैं ये बाहर निकलना शुरू हो जाएंगी, और बाहर निकलना शुरू हो जाएंगी तो ये जो तापमान बढ़ रहा है वो भी बढ़ना रुक जाएगा और वापस नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा। तो ग्रीन हाउस गैसों को वायुमंडल में पहुंचने से रोकना या कम करना क्या कहलाता है? मिटिगेशन या समन। समन करेंगे तो क्या होगा? ये जो तेजी से ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है और चरम मौसम की घटनाएं हो रही हैं, ये वापस सामान्य मौसम की तरफ लौट आएगा। समन का मतलब होता है माइल्ड करना, कमजोर करना, जो चीजें तेजी से हो रही हैं उनकी जो है वो तीव्रता को कम कर देना। तो यहां पर तीव्रता किसकी? ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जित करने की। अब समन करना है, ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा कम करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो फोसिल फ्यूल है, जो ईंधन है, जीवाश्म, पेट्रोल, डीजल, कोयला, उसकी बजाय हमें किस पे शिफ्ट करना पड़ेगा? रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स पर। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नाम बता दो 5-6 खटाखट। सोलर, विंड, ग्रीन हाइड्रोजन और जियोथर्मल, हाइडल एनर्जी, ये सब। तो एक तो हमें फ्यूल के तरीके बदलने पड़ेंगे, दूसरा एग्रीकल्चर का तरीका बदलना पड़ेगा, उसको इंप्रूव करना पड़ेगा। हमें चावल की वैरायटी को ठीक करना पड़ेगा, शहरी क्षेत्रों में जो खुले डंपिंग यार्ड है उनको ठीक करना पड़ेगा ताकि मीथेन ना निकले। तीसरा, हमें कूलिंग वाली गैसों HFC वगैरह को कंट्रोल में लाना पड़ेगा, PFC को कंट्रोल में लाना पड़ेगा। किगाली एग्रीमेंट उसके लिए किया गया है। तो कुल मिला के मिटिगेशन कार्रवाइयां होंगी, उसमें क्या करना पड़ेगा? ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना पड़ेगा। और अनुकूलन कार्रवाइयां होंगी, उसमें क्या करना पड़ेगा? जो मौसम बदल गया है उसके अनुसार खुद को ढालना पड़ेगा। इसका मतलब जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान अपन कितने प्रकार से करेंगे? 2 प्रकार से एक साथ। पहला, जो बदलाव हो गया है उसके अनुसार तो खुद को ढाल लेंगे, और दूसरा, आगे बदलाव ना हो उसके लिए ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को कम करेंगे। तो जलवायु परिवर्तन का मुकाबला इन 2 रणनीतियों के सहारे ही किया जा सकता है। पहला है एडेप्टेशन और दूसरा है मिटिगेशन, समन और अनुकूलन। अब हम बात करते हैं COP नंबर 30 के फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की। बैकग्राउंड हमने क्लियर किया। UNFCCC 1992 में रियो सम्मेलन में जारी किया गया, 1994 में प्रभावी हुआ। इसकी हर साल COP होती है। 1997 में COP नंबर 3 क्योटो जापान के शहर में, वहां पर समझौता हुआ जिसका नाम है क्योटो प्रोटोकॉल, जो 2008 से 2020 तक काम किया। फिर 2020 के बाद में जो समझौता काम कर रहा है उसका नाम है पेरिस एग्रीमेंट, जो 2015 में किया गया था और वेट कर रहा था कि कब क्योटो प्रोटोकॉल खत्म हो और उसकी जगह काम करना शुरू कर दे। तो 2020 के बाद से जो समझौता काम कर रहा है वो है क्योटो प्रोटोकॉल। अब उस पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस एग्रीमेंट को लागू करने के लिए COP 26, 27, 28, 29 और 30 में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं इन्होंने, और उन फैसलों के सीक्वेंस में हम COP 30 की बात कर रहे हैं। तो COP 30 का आयोजन सबसे पहले तो 10 से 21 नवंबर कहां पर? ब्राजील के बेलेम शहर में। अच्छा, जो COP होता है उसका एक अध्यक्ष होता है, प्रेसिडेंट होता है, और वो प्रेसिडेंट जिस देश में वो COP हो रही होता है वहां का कोई गण्यमान्य व्यक्ति होता है या फिर उसका कोई नॉमिनेट किया गया पर्सन होता है। तो इस COP की अध्यक्षता किसने की? अब चूंकि ये ब्राजील में जो लैटिन वगैरह भाषा बोली जाती है उन्हीं में ऐसे अक्षर हैं, तो अपन सिर्फ इसकी कुछ हिंट, डो लागो जिसको कहते हैं, लास्ट वाले 2 नाम, या एंड्रे कोरिया डो लागो, ब्राजील का ये व्यक्ति है, इसने इसकी अध्यक्षता की, है ना। तो वैसे आज तक ऐसा कोई सवाल पूछा नहीं गया कि इस COP की अध्यक्षता किसने की, लेकिन फिर भी कितना? 2 लागो। आदमी तो एक ही था लेकिन लग कितने रहे थे? 2 लग रहे थे, है ना। अपने को याद रखना। इसके साइड में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन का कैप्सूल, अगली COP कहां होगी ये भी पूछा जाता है। टर्की है, टर्की को मेजबानी मिल गई है। उसके बाद उससे अगली कौन सी होगी? 32 नंबर कहां पर? एडिस अबाबा कहां है?
इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा, वहां पर होगी। तो सीओपी नंबर 31 होगी तुर्की में, 32 होगी अदीस अबाबा, और जिसकी राजधानी है, सॉरी, इथोपिया की राजधानी एडिस अबाबा, है ना। इंग्लिश में इसको बोलेंगे, थोड़ा स्टाइल में बोल देंगे एडिस अबाबा, और हिंदी में कहेंगे अदीस अबाबा, ठीक है। तो ये दोनों आगे वाली सीओपी की भी साथ में जानकारी अपन ने लिख ली इसमें। अब अगली बात इसकी कि यहां पर प्रमुख क्या फैसले हुए। इस सीओपी जो 11 दिन तक इन्होंने ब्रेनस्टॉर्मिंग की, उसमें कुल मिला के 29 आउटकम हुई, 29। कितने आउटकम हुई? 29। इस 29 आउटकम में सारी अपने काम की नहीं है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन कुछ 2-5 जो है वो काम की देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें एक जो है वो शब्द चर्चा में आया, उसका नाम है मोटीराव। मोटीराव क्या होता है? किसी काम जो चल रहा है उसमें आपसी सहयोग को बढ़ाना। यहां पर अपने लिख रहा है मिलकर कार्य करना, यानी कि जो काम चल रहा ऑन गोइंग, उसके अंदर कोऑपरेशन बढ़ा के उस काम को अंजाम तक पहुंचाना। उसका ब्राजील भाषा का शब्द है, क्या नाम है इसका? मोटीराव। तो यहां पर ग्लोबल मोटीराव डिसीजन लिया गया। अपने देश में करवा रहा है तो कोई तो अपनी भाषा को प्रमोट करने के लिए, कल्चर के लिए कोई तो बोलेगा। तो यहां पर ग्लोबल मोटीराव डिसीजन क्या है कि पेरिस समझौते के अनुसार जो ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के डिसीजन लिए गए हैं, उसमें सभी देश अपने अपने देश में एनडीसी, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, यानी कि उस देश ने स्वयं के स्तर पर ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के जो निर्णय लिए हैं, उनको और ज्यादा बेहतर, अगर किसी अकेले देश से पार नहीं पड़ रही है तो दूसरे देश टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, उन सब से मदद करके ग्रीन हाउस गैसों को कम करवाने में एक दूसरे का सहयोग करें, ताकि उससे क्या होगा कि जो अपन ने टारगेट किए हैं वो आसानी से पूरे हों, उनका क्रियान्वयन आसानी से पूरा हो, जो टारगेट तय किए हैं वो बातें बन के ना रह जाए। इसलिए यहां पर क्या हुआ? ग्लोबल मोटीराव डिसीजन। मोटीराव का मतलब क्या है? आपस में मिलजुल के कार्य करना। दूसरा एक चीज कही, ग्लोबल इंप्लीमेंटेशन एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर क्या होता है? जो एक्सेलरेट करता है, बढ़ाता है किसी चीज को। इंप्लीमेंटेशन का मतलब क्या होता है? क्रियान्वयन। जो इन देशों ने पेरिस समझौते में फैसले ले रखे हैं ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए, अब वो फैसले तो कर लिए, लेकिन उनका इंप्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन तेजी से हो, उसके लिए सीओपी 31 जो तुर्की में होगी और सीओपी 30 जो ब्राजील में हुई है, ये दोनों देश दुनिया के अलग अलग जो देश पेरिस समझौते के तहत अपनी एनडीसी को और राष्ट्रीय अनुकूलन योजनाओं को क्रियान्वित कर रहे हैं, उनमें पैसे की कमी आ रही है, टेक्नोलॉजी की कमी आ रही है, वो मदद करके उसका इंप्लीमेंटेशन को तेजी करवाने के लिए ये जो है वो डिसीजन, जिसका नाम यहां पर क्या है? ग्लोबल इंप्लीमेंटेशन एक्सेलरेटर। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बात बड़ी क्या है? ये शब्द मोटीराव। तो इसको अपन सिर्फ वैसे याद रखेंगे, लेकिन पूरा फोकस अपना ग्लोबल मोटीराव डिसीजन पर है, जिसमें पहले तो सारे देश अपने अपने देश में ग्रीन हाउस गैसों को काम कर रहे थे। इसमें इन्होंने कहा कि मिलके काम करेंगे तो ज्यादा तेजी से, ज्यादा बेहतर तरीके से ग्रीन हाउस गैसें कम की जा सकती है। उसके बाद में अगली हम बात करें तो सीओपी 29 जो कहां हुई थी? बाकू में। 30 कहां हुई है? बेलेम में। 31 कहां होगी? तुर्की में। ये तीनों देश जो है वो विभिन्न देशों के एडेप्टेशन और मिटिगेशन के अंदर जो पैसे की कमी आ रही है उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा करेंगे। पेरिस समझौते का प्रोविजन नंबर 3 जो है वो ये कहता है कि हम सभी देश मिलकर बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, ग्लोबल वार्मिंग में जो टेम्परेचर बढ़ रहा है 15 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो रहा है, उसको 16.5 डिग्री सेल्सियस, मतलब इसमें कितना इजाफा? 1.5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा नहीं होने देंगे। इसीलिए इन्होंने बेलम मिशन टू 1.5 डिग्री सेल्सियस कहा कि हम ग्लोबल वार्मिंग के कारण एवरेज टेम्परेचर जो पृथ्वी का बढ़ता जा रहा है उसको 16.5 से ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे। उसके लिए इन देशों को क्या करना पड़ेगा? ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए मिटिगेशन और जो बदलाव होगा उसके अनुसार एडेप्टेशन करने की जो कार्रवाई कर रहे हैं, उसमें पैसे की कमी आ रही है, क्योंकि मिटिगेशन के लिए नई टेक्नोलॉजी को अपनाना है, एडेप्टेशन के लिए पैसा खर्च करना है, नया इंफ्रा डेवलप करना है, तो उसमें जो निवेश की जरूरत है उसको बढ़ावा दिया जाएगा और साथ में अलग अलग देशों को साथ में जोड़ के ये काम किया जाएगा। एक ये चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है, पेलेम में हेल्थ को लेकर के हाईलाइट किया गया है। जो जलवायु परिवर्तन है उसकी वजह से
मानव के स्वास्थ्य के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। और ग्लोबल जो डेथ है, वैश्विक स्तर पर जो जलवायु परिवर्तन के कारण डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में मौतें हो रही हैं, उनके ऊपर विशेष हाईलाइट यहां पर कहा गया। जब ये सीओपी चल रहा था 10 से 21 नवंबर, तो 13 नवंबर को इन्होंने कहा कि हम स्वास्थ्य को डेडिकेट कर रहे हैं इस सीओपी का दिन। वैसे तो शायद अप्रैल में आता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, 7 अप्रैल को आता है, लेकिन यहां पर 13 नवंबर को इन्होंने ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो मनुष्य पूरी दुनिया में हेल्थ के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, तो उसको स्वास्थ्य दिवस के रूप में इन्होंने घोषित किया और कहा ग्लोबल वार्मिंग के कारण हेल्थ के ऊपर जो नुकसान होगा, तो उसके लिए हेल्थ केयर सुविधाएं बढ़ाना, दुनिया भर में गरीब और कमजोर देशों को ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाली मौतों में कमी लाने के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करवाना, वो जो है वो यहां पर एक महत्वपूर्ण है। सवाल जो एग्जाम में आ सकता है वो सबसे महत्वपूर्ण ये बनता है, जो एक कैची फ्रेज के रूप में है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी, जिसका शॉर्ट में नाम क्या बनता है, TFF। इस चीज को समझा देता हूं मैं थोड़ा सा और डिटेल में। पूरी पृथ्वी के ऊपर जो इक्वेटर है, इक्वेटर के 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, इस एरिया को ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। इस एरिया में पूरे साल भर बरसात होती है और साथ में मिट्टी भी फर्टाइल है, तो इस एरिया में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इस एरिया के फॉरेस्ट को एवरग्रीन फॉरेस्ट या सदाबहार वन भी कहते हैं या ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं। सबसे घने वन इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का जो ब्राजील और ब्राजील के आसपास वाले वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, वो सब पड़ते हैं। अफ्रीका पड़ता है और एशिया का कुछ क्षेत्र जो है इसमें पड़ता है। तो इन देशों में जहां पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ज्यादा है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा हिस्सा किसका है, अमेजोन का, जिनको लंग्स ऑफ द प्लेनेट, विश्व के फेफड़े भी कहते हैं। सबसे ज्यादा CO2 जो वो एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। तो जिन देशों में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं, उन देशों का एक जो है वो कहना है कि हमारे देश के जो रिसोर्सेज हैं वो इन वनों के नीचे हैं, और हम अपनी प्रगति करना चाहते हैं तो हम इन वनों को साफ करके अपना विकास करें। बाकी दूसरे देश भी तो विकास कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, शहर बसा रहे हैं, खेती कर रहे हैं। अब प्राकृतिक रूप से हमारी क्या गलती है, अगर हमारे देशों में ये ज्यादा फॉरेस्ट है तो हम इनको साफ करके हम भी विकास करना चाहते हैं। तो इन देशों से कहा गया कि प्लीज इनको मत काटना। कि क्यों नहीं काटे, क्योंकि ये दुनिया की ज्यादातर CO2 को एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं और नई ऑक्सीजन ऐड ऑन करते हैं। तो तुम्हारे इस चक्कर में हम अपना विकास क्यों रोके। तो यहां पर कहा गया कि अगर आप ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को बनाए रखोगे और उस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के द्वारा जितनी CO2 का एब्जॉर्प्शन किया जाएगा उसके बराबर तुम्हें पैसा दे देंगे। तुम इन पेड़ों को पैसे के लिए तो काट रहे हो, कहां, तो हम तुम्हें वैसे ही इन पेड़ों को, इन वनों को रखने के लिए पैसा दे दें तो भाई ठीक है, हमने कब कहा हम काटेंगे, मना कर देंगे, नहीं काटेंगे। भाई अल्टीमेट उद्देश्य क्या है, पैसा प्राप्त करना, और पैसा अगर इन वनों की वजह से अपने को मिल जाएगा तो हमें क्या बुराई, नहीं करेंगे। तो बस इसी का नाम है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट फैसिलिटी, जिसका नाम क्या है, TFF, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी। इसमें क्या होगा, ब्राजील के द्वारा प्रारंभ किया गया। जिन देशों में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाएंगे उनको क्या मिलेगा, पेमेंट। किस बात के लिए, उन्होंने वनों को बचाए रखा है, उन्होंने CO2 जितनी एब्जॉर्ब की है, जितना परफॉर्म किया है, उतना पैसा उनको मिल जाएगा। अब कोई देश वनों को भी काट ले और कहा कि भाई पैसा भी दे दो, तो ऊपर जो सैटेलाइट लगे हुए हैं उनसे निगरानी की जाएगी और उन्होंने कितनी CO2 को एब्जॉर्ब किया है उसको नाप लिया जाएगा और फिर उनको पैसा दिया जाएगा। अब ये पैसा फंड कितने का बनाया है, 125 अरब डॉलर का, जिसमें शुरुआत किसने कर दी है, ब्राजील ने। कितना पैसा डाल के, 1 अरब डॉलर इसमें डाल के जो शुरुआत कर दी है। तो इसका याद रखेंगे। पहला तो अपने को याद रखने लायक टॉपिक जो है इसमें कौन सा है, मोतीराव का जो है वो। दूसरा इसमें याद रखने लायक हेल्थ वाला, कि हेल्थ के ऊपर जो है वो जलवायु परिवर्तन का बुरा प्रभाव पड़ता है, बेलेम हेल्थ एक्शन प्लान। और जो तीसरा है वो क्या है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी, है ना। जिन देशों में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है उनको अगर वो बनाए रखते हैं, उनके द्वारा जितनी CO2 का एब्जॉर्प्शन किया जाता है उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी उपग्रह से, और उन देशों को एक फंड बनाया जाएगा जिसका लक्ष्य है 125 अमेरिकी डॉलर जो है वो इकट्ठा करना है, और शुरुआत ब्राजील ने कर दी है। उसके बाद इसके आगे वाले डिसीजन में हम देखें तो कोई बहुत बड़ा डिसीजन इसका आगे है नहीं, बस सिंपली एक ये नया चीज आई है, बेलेम 4X, जो प्लेज या प्रतिज्ञा या शपथ, जिसका उद्देश्य है
कि पूरी दुनिया में 2024 के अंदर जितना रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से, मतलब सोलर से, विंड से जितना भी जो है वो पावर पैदा किया जा रहा है, उस पावर को हम 4 गुना बढ़ा देंगे। कब तक? 2035 तक। तो 2024 में जितनी इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी पैदा की जा रही है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से, उसको 4 गुना बढ़ाना है। कब तक? 2035 तक। इसको क्या कहा गया है? बेलेम 4 गुना प्रतिज्ञा, या बेलेम 4 गुना शपथ, या बेलेम 4x जो है वो प्लीज। इसके अलावा यहां पर कहा कि जो जीवाश्म ईंधन से दूर होने, यानी कि पेट्रोल, डीजल, कोयला को जो दूर कर रहे हैं देश, वहां के लोगों को हम इंसेंटिवाइज करेंगे। उनमें कैपेसिटी डेवलपमेंट, मतलब सोलर को इंस्टॉल करना है तो उसमें हम मदद कर देंगे। पैसे देने की जरूरत है तो उसकी हम मदद करेंगे। इसके अलावा जो है वो बहुत ज्यादा कोई बड़े इसके अंदर फैसले हुए नहीं है। ये छोटे छोटे सामान्य स्तर पर जो फैसले होते हैं वो होते हैं। एक जेंडर इक्वालिटी को लेकर के जरूर यहां पर वापस से कहा गया है कि जेंडर एक्शन प्लान, जो भी जलवायु परिवर्तन नियंत्रण की कार्रवाइयां होती है उसमें लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जाएगा। बाकी तो फिर बहुत छोटे छोटे इसमें फैसले लिए गए हैं। आप जस्ट फॉर सेक ऑफ रिवीजन या जस्ट फॉर सेक ऑफ इसके छोटे छोटे बुलेट पॉइंट के रूप में उनको याद कर सकते हैं। अगर इसके पूरी टेक अवे देखें तो सबसे पहला जो प्लान ब्राजील भाषा में क्या नाम है उस शब्द का? मोटीराओ जो है, इसका मतलब सारे पेरिस समझौते के जो डिसीजन है उसको मिलके काम करना है। दूसरा, इसमें हेल्थ के ऊपर 13 नवंबर को क्लाइमेट चेंज के कारण जो हेल्थ के ऊपर बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं उनको रोकने के लिए वापस से एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वाला परफॉर्मेंस जो फैसिलिटी वाली जो अपनी है, जिसमें 125 अरब डॉलर का फंड बनाया गया है, जिसमें उन देशों को मदद की जाएगी जिनमें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं और उस फॉरेस्ट को मेंटेन रखें। इसके अलावा एक जेंडर जो है उसको लेकर जेंडर इक्वलिटी या जेंडर सेंसिटाइजेशन, जलवायु परिवर्तन के जो फैसले लिए जाते हैं वो पुरुष केंद्रित न हो, उसके लिए लीमा एक्शन प्लान बनाया गया है। और उस लीमा एक्शन प्लान की जो समय सीमा 2024 में पूरी हुई थी उसको 2034 तक के लिए बढ़ा दिया गया है ना। तो उसी के तहत यहां पर जेंडर इक्वलिटी की बात कही गई। तो टोटल 4 बड़े टेक अवे हैं इसके अंदर, है ना। इनके ऊपर बाकी सब छोटी मोटी बातें हैं, उनको आप सभी पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब मेमोराइज कर लेंगे। बाकी ऑनलाइन बच्चे जो देख रहे हैं उनके लिए जो सीओपी जो हुई है उससे पहले हम बात करें तो UNFCCC ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए 1992 UNFCCC रियो सम्मेलन में 21 मार्च 1994 से लागू। अभी पक्षकार 198 देश हैं और इसकी मूल संधियों में क्योटो प्रोटोकॉल और उसके बाद पेरिस समझौता दोनों हुए। इसकी सीओपी जो अब तक हुई है उनमें से महत्वपूर्ण सीओपी पहली 1995 में बर्लिन में हुई, 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, 2005 में जब क्योटो प्रोटोकॉल लागू होता है तो उसकी पहली MOP मीटिंग ऑफ पार्टी यहां पर होती है और COP 11 जहां पर क्योटो प्रोटोकॉल को लागू करने से संबंधित बातें। फिर 2009 के अंदर कोपेनहेगन के अंदर एक अकॉर्ड होता है जो पेरिस समझौते का पूर्व आधार बनता है, जिसको कोपेनहेगन अकॉर्ड कहते हैं। और वहां पर पेरिस समझौते का जो मुख्य आधार है, मुख्य ऑब्जेक्टिव है कि वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे, लेकिन कोशिश करेंगे 1.5 डिग्री पर रोकने की। उसका डिसीजन भी यहां पर COP 15 में होता है। उसके बाद 2015 में COP 21 पेरिस समझौता, उसके बाद 27 इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है लॉस और डैमेज फंड जो बना था शर्म शेख में, फिर दुबई के अंदर 28 और फिर पिछले साल बाकू अजरबैजान में हुई। तो इसकी छोटी छोटी कुछ फाइंडिंग्स है। क्लासरूम में तो अपन इसको डिटेल में पढ़ाते हैं, ऑनलाइन वाले बच्चे कोई भी एग्जाम देते हैं तो उसकी ये जो है वो आउटलाइन प्राप्त कर लेंगे। तो इसके बाद 29 के बाद 30 वाली COP जो अब हम ही डिस्कस कर ही रहे थे। तो ये आज का टॉपिक है, कल मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।